प्रदेश के पवित्र शहर वाराणसी की, जहाँ की हवाओं में एक अलग ही जादू है। गंगा किनारे घाटों की खूबसूरती और तो महादेव बनारस की पहुंच महिमा कर पर हैं। टिका ये शहर अपनी सादगी के लिए जाना जाता है। इसी शहर में रहते हैं पंडित अमरनाथ तिवारी, उनकी पत्नी पूनम तिवारी और उनकी इकलौती बेटी जया। पंडित जी और उनकी पत्नी भोलेनाथ की सेवा में लीन रहते हैं और उनकी बेटी जया, जो अपने शहर की तरह ही बेहद खूबसूरत है। भाग 1, सपनों की उड़ान। 18 साल की जया की बड़ी बड़ी आंखें, गोरा रंग, गुलाबी होंठ और कमर तक आते लंबे बाल उसके चेहरे पर एक अलग ही तेज पैदा करते थे। उसे देखते ही लोग उसकी ओर खिंचे चले आते। स्वभाव से शांत और आवाज में मिश्री जैसी मिठास रखने वाली जया अपने माता पिता के साथ भगवान की सेवा में हाथ बटाती और मन लगाकर पढ़ाई करती थी। इस साल जया ने 12वीं की परीक्षा दी थी और वो बेसब्री से अपने परिणाम का इंतजार कर रही थी। वह आगे की पढ़ाई के लिए बड़े शहर जाने की इच्छा अपने माता पिता के सामने रखती है। जिस दिन परिणाम आया, जया ने पूरे जिले में अव्वल स्थान प्राप्त किया। अमरनाथ जी और पूनम जी की खुशी का ठिकाना न रहा। उन्होंने भगवान को भोग लगाया और पूरे मोहल्ले में मिठाइयां बांटी। तभी जया ने धीरे से कहा, पापा, मैं आगे की पढ़ाई के लिए दिल्ली जाना चाहती हूँ। अमरनाथ जी चिंतित होकर बोले, बेटा, तुम इतनी दूर अकेले कैसे रहोगी? वहां हमारा कोई रिश्तेदार भी नहीं है। जया ने उन्हें समझाते हुए कहा, पापा, मैं कॉलेज के पास ही हॉस्टल ले लूंगी, आप मेरी फिक्र मत कीजिए। पूनम जी थोड़ा घबराकर बोली, जया, बेकार की जिद मत करो। पराए शहर में जवान बेटी को अकेले नहीं भेजेंगे, समाज क्या कहेगा? आप कुछ कहते क्यों नहीं? पर अमरनाथ जी ने शांत भाव से कहा, पूनम जी, आप चिंता मत कीजिए। हमारी बेटी शेरनी है, वो सब संभाल लेगी और एक दिन हमारा नाम रोशन करेगी। जया, तुम तैयारी करो। उन्होंने जया के सिर पर हाथ रखकर अपना आशीर्वाद दिया। भाग 2, दिल्ली का सफर। जया के जाने की बात तो तय हो गई, लेकिन पूनम जी के मन में अब भी शंका थी। उन्होंने अमरनाथ जी से पूछा, सुनिए, आपने भेज तो दिया, लेकिन अनजान शहर में पढ़ाई का इतना खर्चा कैसे होगा? अमरनाथ जी मुस्कुराकर बोले, पूनम जी, जो पैसे हमने जया की शादी के लिए जमा किए थे, वही उसकी पढ़ाई में लगाएंगे। एक बार हमारी जया डॉक्टर बन गई तो सब ठीक हो जाएगा। अगले दिन वाराणसी स्टेशन पर विदाई का समय था। पूनम जी भावुक होकर हिदायतें देने लगी, अपना ख्याल रखना गुड़िया, वहां हम नहीं होंगे, समय पर खाना खाना। अमरनाथ जी ने बात काटते हुए कहा, अरे भाग्यवान, सारी बातें यहीं कर लोगी क्या? अपनी बिटिया समझदार है। जया, वहां पहुंचकर फोन करना। जया ने माता पिता के पैर छुए और सुनहरे भविष्य के सपने लिए दिल्ली की ट्रेन में बैठ गई। दिल्ली दिलवालों का शहर। पहुंचते ही जया कॉलेज गई, जहां उसे पहले से अलॉट किया गया हॉस्टल मिल गया। कॉलेज में उसकी दोस्ती 2 लड़कियों से हुई, नैना और सुधा। सुधा उसकी रूममेट भी थी। नैना दिल्ली की ही रहने वाली थी। तीनों की दोस्ती जल्दी ही गहरी हो गई और जया वहां के माहौल में ढलने लगी। कुछ दिनों बाद सुधा के घर से खबर आई कि उसकी माँ की तबीयत खराब है, इसलिए उसे गांव जाना पड़ा। नैना ने जया से कहा, जया, तुम यहाँ अकेले बोर हो जाओगी, तुम मेरे साथ मेरे घर चलो, हम साथ में पढ़ाई और मस्ती करेंगे। पहले तो जया हिचकिचाई, पर नैना की जिद के आगे उसने घुटने टेक दिए। भाग 3, भारद्वाज निवास में प्रवेश। जया नैना के साथ उसकी आलीशान कार में बैठकर उसके घर की ओर निकली। नैना शहर के मशहूर बिजनेसमैन देव भारद्वाज की बेटी थी। उसका परिवार बहुत ही पारंपरिक और संस्कारी था। घर में दादी शांति, दादा जगन्नाथ, माँ कौशल्या और भाई वंश रहते थे। जब कार एक विशाल सफेद हवेली के सामने रुकी तो जया उसकी भव्यता देख दंग रह गई। वो किसी महल जैसा लग रहा था। घर के अंदर प्रवेश करते ही जया का सामना दादा दादी से हुआ। जया के सरल स्वभाव ने सबका दिल जीत लिया। रात को डिनर टेबल पर उसकी मुलाकात देवजी से हुई। उन्होंने बड़े प्यार से कहा, बेटा, तुम हॉस्टल में क्यों रहती हो? यहीं रहकर नैना के साथ पढ़ो, तुम भी हमारी बेटी जैसी हो। जया को इतना बड़ा और भरा पूरा परिवार देखकर बहुत अच्छा लगा। रात को कमरे में उसने नैना से अपनी खुशी जाहिर की। तभी उसकी नजर सामने वाले एक बंद कमरे पर पड़ी। उसने पूछा, नैना, वो किसका कमरा है? नैना का चेहरा थोड़ा गंभीर हो गया। जया, तुम पूरे घर में कहीं भी जाना, पर उस कमरे से दूर रहना। वह मेरे भाई वंश का कमरा है। वे किसी को अपने कमरे में आने नहीं देते और उनके गुस्से की वजह से कोई वहां जाता भी नहीं है। चलो अब सो जाते हैं। भाग 4, पहली मुलाकात और जंगली बिल्ली। आधी रात को जया की नींद खुली, उसे प्यास लगी थी। जग खाली देखकर वो पानी लेने नीचे किचन में आई। वापस लौटते समय उसने देखा कि कोई पाइप के सहारे बालकनी से ऊपर चढ़कर आ रहा है। अंधेरे के कारण उसे चेहरा नहीं दिखा। डर के मारे वो चिल्लाई, कौन है वहां?
इससे पहले कि वो दोबारा चिल्लाती, उस शख्स ने तेजी से आकर उसका मुंह अपने हाथों से बंद कर दिया और फुसफुसाया, चुप हो जाओ, शोर क्यों कर रही हो। डर और गुस्से में जया ने उसके हाथ पर जोर से काट लिया। आह, पागल लड़की, इतना जोर से कौन काटता है, वो शख्स कराह उठा। तभी हॉल की लाइट जली और नैना वहां आ गई। जया घबराकर बोली, नैना देखो, घर में चोर घुस आया है, पुलिस को बुलाओ। नैना ने मुस्कुराते हुए कहा, जया शांत हो जाओ, ये चोर नहीं, मेरे भाई वंश हैं। जया ने सामने देखा, 6 फुट की लंबाई, गठीला शरीर, सांवला रंग और ऐसी आंखें जो किसी को भी दीवाना बना दे। वो बिल्कुल किसी फिल्मी हीरो जैसा लग रहा था। जया उसे देखती ही रह गई। नैना ने माफी मांगते हुए कहा, सॉरी भाई, इसे पता नहीं था। जया भी हकलाते हुए बोली, माफ कीजिएगा। जब नैना उसे कमरे की तरफ ले जाने लगी तो वंश ने जया के पास आकर धीरे से कहा, आगे से थोड़ा धीरे फाइट करना जंगली बिल्ली। जया शर्म के मारे वहां से भाग गई। अगली सुबह जया सफेद रंग का फ्रॉक सूट पहनकर तैयार हुई। माथे पर काली बिंदी और खुले बालों में वो स्वर्ग की अप्सरा लग रही थी। उसने मंदिर में बड़े मधुर स्वर में आरती की। आरती की आवाज सुनकर वंश की नींद खुल गई। वो नीचे आया और मंदिर के पास दीवार से लगकर जया को देखने लगा। उसकी सादगी और खूबसूरती ने वंश का ध्यान अपनी ओर खींच लिया था। नाश्ते की मेज पर दादा दादी ने जया की बहुत तारीफ की। देव जी ने वंश को टोकते हुए कहा कि अब उसे बिजनेस ज्वाइन कर लेना चाहिए, पर वंश अपनी ही धुन में था। नाश्ते के बाद जया और नैना कॉलेज निकल गईं, जबकि वंश अपने दोस्त कार्तिक के साथ अपने कमरे में चला गया।